नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लासेस चूँकि लैपटॉप मेरा ब्रेक हो गया था, क्लासेस काफ़ी दिनों से बंद थी, तो मैंने सोचा कि फिर हम लोग जो है पुरानी वाली तकनीक अपनाते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे जो है क्लासेस बीच में इतने दिनों तक बंद रहीं और अभी लैपटॉप बनने में थोड़ा और समय लगेगा, तो जो है क्लासेस ज़्यादा लंबे से बंद हो जाएंगे और आप लोग का एग्ज़ाम लगा है, तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। ठीक है, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन तक हम लोग पिछली बार पढ़ लिए थे। आज हम लोग को वेविलॉन द्वारा पहली बात तो यही पूछ लेता है, जो पहली बात पूछता है वो क्या पूछता है कि सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन जो है किसने खोजा था? सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन किसने खोजा था? वेविलॉन ने खोजा था, याद रखना। ठीक है, किसने खोजा है? वेविलॉन ने खोजा है सेंटर ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, कितने सेंटर ऑफ ऑरिजिन होते हैं? तो बच्चा 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन थे, जैसा कि बताया गया है, और 3 इसमें सब सेंटर थे। ठीक है, 8 टोटल सेंटर ऑफ ऑरिजिन और 3 इसके सब सेंटर बताए गए हैं। अब डिफरेंट क्रॉप्स के हम अलग अलग जो है सेंटर ऑफ ऑरिजिन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइस की और व्हीट की, चूँकि चावल और जो है गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली अपनी फसलें हैं। चावल आपका जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। राइस की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया इसके लिए आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? साउथ की ईस्ट एशिया में। और चूँकि साउथ वेस्ट एशिया डब्लू फॉर क्या होता है? व्हीट होता है। तो गेहूँ हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट एशिया का और राइस हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया का। याद रहेगा? तो SWA से आप आराम से याद रख सकते हो इस चीज़ को। क्या याद रख सकते हो? साउथ वेस्ट एशिया। डब्लू व्हीट के लिए। और चूँकि जो हमारा गेहूँ है और जो चना है, दोनों ही रबी की फसलें हैं, गेहूं और चना। साथ में जो है बहुत सारी चीज़ों में आप इसको देखते हो, दोनों ही क्या हैं? साउथ वेस्ट एशिया की। ठीक है, चावल हमारा कहाँ का है? साउथ ईस्ट एशिया का है। या आप इसके लिए और एक शब्द सुनते होंगे, इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, क्या सुनते होंगे? इंडिया और बर्मा वाला क्षेत्र, जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, वो जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो साउथ ईस्ट एशिया कह लो या इंडो बर्मा रीजन कह लो। ठीक है, गन्ने के उत्पत्ति स्थान के रूप में आपने देखा होगा न्यू गुइनिया को। ठीक है, मक्के का उत्पत्ति स्थान हमारा सेंट्रल अमेरिका। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका का कौन सा उत्पत्ति स्थान आपको देखता है? एक तो मक्का हमारा सेंट्रल अमेरिका में नज़र आता है, और तंबाकू भी हमारा कहाँ नज़र आता है? लगभग सेंट्रल अमेरिका में नज़र आता है। मक्का और तंबाकू दोनों हमारे सेंट्रल अमेरिका, या आप कह सकते हो इसे मैक्सिको के ही आसपास के क्षेत्रों के ये जो है होने वाले उत्पाद हैं। ठीक है, तो मेज़ और टोबैको सेंट्रल अमेरिका के हो गए। अच्छा, साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? साउथ अमेरिका में पहले तो आता है मूंगफली साउथ अमेरिका में कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा भाई साहब ब्राज़ील। ठीक है, मूंगफली कहाँ का उत्पत्ति स्थान है? ब्राज़ील में है, जो कि कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कहाँ है? ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका का हिस्सा है। अच्छा, और साउथ अमेरिका में क्या है? तो भाई साहब आलू है, पोटैटो हमारा जो है पेरू। अमरूद का भी पेरू उत्पत्ति स्थान है, इसलिए हम उसको पेरू कहते भी हैं। तो अमरूद का भी पेरू उत्पत्ति स्थान है, तो अमरूद का भी पेरू। और साथ ही हमने बताया कि जो है पोटैटो का भी पेरू उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, पेरू। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, हमने बताया साउथ ईस्ट एशिया राइस का हो गया, न्यू गुइनिया गन्ने का हो गया, साउथ वेस्ट एशिया हमारा गेहूं और जो है हमारा चने का हो जाएगा। मेज़ के लिए हम बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, और तंबाकू, मक्का और मेज़ और टोबैको दोनों सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको के हैं। ग्राउंडनट हमने बता दिया ब्राज़ील है। मूंग हमारा उत्पत्ति स्थान भारत है। मूंग है, कपास है और बैंगन है। मूंग, कपास, बैंगन, याद रहेगा। मूंग है, कपास है और बैंगन है। तीनों का उत्पत्ति स्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तीनों का उत्पत्ति स्थान आपको देखने को मिलता है कहाँ? इंडिया में। मूंग का, कपास यानी कॉटन का, और ब्रिंजल का। कॉटन हमारी बहुत प्राचीन फसल है, जो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की लगभग 2500 BC के आसपास, तब भी जो है हमको कॉटन के साथ भारत में मिले हैं। सबसे पहले यहीं से उत्पादन जो है इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पोटैटो मैंने बता दिया था साउथ अमेरिका यानी पेरू में है। चाय, सोयाबीन और मस्टर्ड तीनों कहाँ की हैं? चाइना की हैं। ठीक है, चाय है, सोयाबीन है और सरसों है, तीनों कहाँ की हैं? चाइना की हैं। काउपी यानी लोबिया हमारी अफ्रीका की उत्पत्ति वाली है। लोबिया, अरहर और ज्वार। लोबिया, अरहर, ज्वार, बाजरा, याद रहेगा। कौन कौन सा? लोबिया, अरहर, ज्वार और बाजरा। ठीक है, ज्वार बाजरा एक साथ याद कर लो।
ज्वार बाजरा हम लोग एक साथ याद कर सकते हैं, दोनों कहाँ के, अफ्रीका के हैं, ठीक है, ज्वार बाजरा अफ्रीका के हैं। अच्छा, अरहर और अफ्रीका, ए फॉर अरहर, ए फॉर अफ्रीका, इसे याद रख सकते हो। और काउपी, काउपी भी कहाँ की है, अफ्रीका की है, यानी लोबिया भी हमारी कहाँ की, अफ्रीका की, जिसे हम वेजिटेबल मीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको क्लियर हो गए जो इसमें दिए थे। राइस हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, शुगर केन हमारा न्यू गिनिया हो गया, ऐसे आपने सारे देख लिए। अच्छा, टर्म्स की बात कर लें और किसने दिया था ये याद रखना है। ट्रिक से थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग याद करने की, जिससे न्यूमेरिक्स हम देते रहेंगे, जिससे थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए। तो इरिगेशन एग्रोनॉमी, ऐसी एग्रोनॉमी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। अच्छा, सिंचाई करते टाइम हम क्या करते हैं, सिंचाई करते टाइम हमने क्या ध्यान दिया कि हमारे हाथों में मिट्टी न लगे, इसलिए हमने क्या पहन लिए, हमने पहन लिए दस्ताने। क्या पढ़ लिए, दस्ताने। तो इरिगेशन एग्रोनॉमी पहनते समय हमने दस्ताने पहन लिए, यानी NG डैश ने, ठीक है, NG डैश ने या दस्ताने, जो भी आप पढ़ लो, इसको अपने पढ़ने पे है, याद रहेगा। इरिगेशन एग्रोनॉमी हमारा क्या हो गया, NG दस्ताने, ठीक है, ऐसे याद रख लो, क्लियर। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो भाई साहब, आपने एक खेत था आपका, इसमें कई सारी फसलें लगा दी, अलग अलग टाइप की फसलें लगा दी, तो एक भैंस गई जो है अलग अलग फसलें खा रही, उसको बड़ा मज़ा आया। इस अलग अलग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कह देते हैं। जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग जो है हमको लगानी होती है तो उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। किसने दिया, SS बैन्स ने दिया। अब बैन्स भैंस ऐसे आप दिमाग में रख के क्रॉपिंग सिस्टम को SS बैन्स से याद रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग की। अच्छा, एक बात बताओ, हमने बताया था इरिगेशन के लिए दो चीज़ें, एक तो हमने बताया था दस्ताने, और दस्ताने हमने कब बताया था, जब इरिगेशन में आप क्या कर रहे थे, एग्रोनॉमी कर रहे थे। अच्छा, एग्रोनॉमी सामान्य चीज़ थी, आपने दस्ताने पहन के कर ली, हो गया आपका काम। लेकिन अब आपको क्या करना है भाई साहब, आपको जब टेक्नोलॉजी की बात करनी है, इरिगेशन के इंजीनियरिंग की बात करनी है, तो भाई साहब आप जाओगे किसके पास, मछली के पास। सारी इंजीनियरिंग सिंचाई के पास किसके पास होगी, मछली, चूँकि पानी में रहती लगातार, उसको सारी इंजीनियरिंग का पता है इरिगेशन की, तो किसके पास चले गए, मछली, यानी AM मिचैली, ठीक है, AM मिचैली के पास चले गए, ठीक। ऐसे याद, ट्रिक बता रहे थोड़ा थोड़ा, जिसको नॉर्मली याद हो जाए उसके लिए तो अच्छा ही है। इससे रिवीजन करने में थोड़ा सा दिमाग में, एक देखो, ट्रिक की ज़रूरत बहुत स्टार्टिंग में होती है। जब आप शुरुआत में ट्रिक दिमाग में बैठा लेते हो तो आपको चीज़ें उसके बाद 4-5 बार आप पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। शुरुआत में लेकिन आवश्यकता होती है आपको कि भाई कुछ तो रहे जिसे दिमाग में हम बैठा पाए, नहीं तो इधर उधर का मिक्स हो जाता है। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, SRNF, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। RN राजेंद्र नगर बोलते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है, तो R से आप रोहे राजेंद्र ले लो, ठीक है। या इसे याद कर लो, कुछ भी याद कर लो कि जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत कम होती हैं, स्लो होती हैं, और पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, तो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हमारा हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे आप याद कर लो, ट्रिक चाहिए कुछ ना कुछ लगाने के लिए आपको। CRI स्टेज, गेहूँ में जो है सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, 21 दिन बाद आती है लगभग, और BL भारद्वाज ने इसको खोजा था। भारद्वाज मुनि थे, उन्होंने सिंचाई बताई थी कि इस दिन पे कर लेना, तो जो है वैसे BL भारद्वाज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगा। फिर आ जाओ फंक्शनल न्यूट्रिएंट। अब फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या है, तो पहले तो होते थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो नीचे दिया है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी या एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कितने होते थे, 16 होते थे पहले, बाद में एक और निकिल जोड़ दिया गया, 17 हो गए, जिसे अर्नान और स्टाउट ने 1939 में दिया था। फिर अर्नान ने दोबारा 1954 में फिर इनके क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की खोज की थी। इसमें जो है 3 लॉज इन्होंने बताए थे इंपॉर्टेंट, जिसके विषय में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको जो है यहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप जो है बेसिक वीडियोज़ जो है हमारी छोटी होंगी, जिसमें ऐसी चीज़ें जैसे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है, छोटी वीडियोज़ में उसमें अपलोड करता रहूँगा। आप शॉर्ट वीडियोज़ में ध्यान देके, अभी तक बहुत कम अपलोड हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आपको जो है वहाँ भी शॉर्ट वीडियोज़ मिलती रहें, तो वहाँ भी आप लोग जो है क्या कर लो, फॉलो कर लो। अच्छा, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी अर्नान और स्टाउट ने दी थी 1939 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्लांट के लिए 16 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और इसमें शामिल हो गया, जो निकिल है वो 1987 में शामिल हुआ था, 1987 में बाद में शामिल किया गया। तो अब पूछेगा तो टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट आया, एक और चीज़ आई इसमें। एसेंशियल के बाद कहा गया कि भाई साहब एसेंशियल तो होते हैं, चलो ठीक है, एसेंशियल के अलावा भी एक तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं जिसे कहा जाता है क्या,
बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। अबे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या थे बच्चा? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या थे? ये थे 4। इसको आप याद कर सकते हो कैसे? नावी कोशी से। नावी कोशी, सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये 4 हमारे बेनिफिशियल हैं। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है कि ये लाभदायक तो हैं, जैसे जूस आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि जूस आप नहीं पी रहे हो तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जिंदा नहीं रहोगे, ठीक है। तो बेनिफिशियल है लेकिन एसेंशियल नहीं है। तो ये 4 ऐसे एलिमेंट थे, सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन प्लांट के लिए, ठीक है। अब इन 17 और 4 दोनों को मिला दो तो टोटल हो गए 21 एलिमेंट। इन्हें कहा गया फंक्शनल एलिमेंट या फंक्शनल न्यूट्रिएंट, और इसी को दिया था निकोलस ने। निकोलस ने 1963 में बताया कि प्लांट के लिए जो है 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं और 4 क्या होते हैं? बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। 1963 में निकोलस ने ये बात बताई थी, ठीक है, याद रहेगा। इन्होंने जो है सारे न्यूट्रिएंट को निकोल दिया भाई कि भाई साहब 17 तो वो है, 4 ये है, पूरा निकाल के रख दिया निकोलस ने, ठीक है, इसे याद कर लो। एग्रोबायोलॉजी की बात कर ले तो विलकॉक्स, ठीक है। विलकॉक्स जो है ये थे किसके? एग्रो बायोलॉजी के, याद रहेगा। एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी मीन्स एग्रो बायोलॉजी, कौन हो गया? विलकॉक्स हो गया, ठीक है, विलकॉक्स हो गया। IW/CP, इरिगेशन वाटर अपॉन कम्युलेटिव पैन इवेपोरेशन रेशियो, ये दिया था परिहार एटाल ने 1974 में। परिहार एटाल ने IW/CP रेशियो दिया था। ये हमारा बताता है कि सिंचाई और उसमें इवेपोरेशन का क्या संबंध होता है, उसका रेशियो कैसे प्रभावित करता है। ये पूरा परिहार एटाल ने 1974 में। एटाल का मतलब होता है परिहार और उनके साथी, ठीक है। एटाल का मतलब होता है परिहार और उनके साथियों ने 1974 में IW/CP जो रेशियो जो है ये दिया था। ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ड मिलेट, बाजरा में ट्रांसप्लांटिंग, सबसे पहली बार ट्रांसप्लांटेड बाजरा की खोज किसने की थी? डॉक्टर गौतम ने की थी। गौतम जो है इन्होंने बताया कि भाई साहब बाजरे को हम ट्रांसप्लांट करके अगर लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है बाजरा आप उगा सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका ये कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, इसे किसने दिया था? निचिपोरोविक ने दिया था, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस 1950 में निचिपोरोविक ने जो है दिया था। H4 काटन, पहला हाइब्रिड काटन था, डॉक्टर सीटी पटेल ने 1970 में खोजा था, गुजरात में खोजा गया था। फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस कौन सी है? जया है, किसने बनाई थी? डॉक्टर शास्त्री ने बनाई थी। इसी को हम क्या कहते थे भाई साहब? मिरेकल राइस कहते थे। क्या कहते थे? मिरेकल राइस के नाम से इसी को जाना जाता है। लॉ ऑफ मिनिमम, ये भी हमने इंस्टा पे आपको समझाया है, जस्टिस वान लिविंग ने 1840 में दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी दिया था ब्लैकमैन ने। इंक्रीज ईल्ड नाइट्रोजन लो, इंक्रीज ईल्ड नाइट्रोजन लो, ये दिया था विलकॉक्स ने। विलकॉक्स ने इससे पहले भी एक चीज़ दी है, कौन सी? एग्रोबायोलॉजी। तो 2 चीज़ें आपकी हो गई विलकॉक्स की, एक तो हो गया एग्रोबायोलॉजी, ठीक है, एग्रोबायोलॉजी हो गया। दूसरा इंक्रीज ईल्ड नाइट्रोजन लो, एग्रोबायोलॉजी, इंक्रीज ईल्ड नाइट्रोजन लो, दोनों दिया है विलकॉक्स ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, देख लो भाई, लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया है? वाटसन ने दिया था 1947 में। ये बताता है कि जो प्लांट में लीफ एरिया होता है वो उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है, जितने क्षेत्र पे लीफ फैली हुई है मतलब और बाकी बचा हुआ एरिया, ये कैसे प्रभावित करता है उत्पादन को। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन ने दिया था 1947 में। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट RH ब्रे ने दिया था। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट DN एटाल ने दिया था, ठीक है। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट डीन एंड फ्रेंड या डीन एटाल कह लो, कहीं कहीं लिखा है। हार्वेस्ट इंडेक्स जो है डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया है। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन ने दिया है, ठीक है। हार्वेस्ट इंडेक्स दिया है किसने? डोनाल्ड ने, 1963 में ही दिया था ये भी। और लीफ एरिया इंडेक्स बच्चा किसने दिया है? वाटसन ने दिया है, जो कि 1947 में दिया गया था। फोटोपीरियडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर और एलार्ड 1920 कई बार पूछा गया है। थर्मोपीरियडिज्म किसने दिया था? F वेंट ने दिया था। और F वेंट ने ही टर्म दिया है क्या? जो हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन शब्द है वो भी F वेंट ने दिया है बच्चा। ऑक्सिन शब्द जो है ये भी F वेंट ने दिया है और थर्मोपीरियडिज्म भी F वेंट ने दिया है। वर्नलाइजेशन शब्द दिया है लाइसेंको ने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्नलाइजेशन शब्द किसने दिया है? लाइसेंको ने। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पहली पेनिसिलिन जो बनाई गई थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन काउपाक्स लीजन्स के खिलाफ बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी 1929 में, ठीक है। 1929 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई गई थी, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। बैसिलस रेडिसिकोला,
ये राइजोबियम आप इसको बोला जाने लगा, पैसे से पहले से बैसिलस रेडिसिकोला कहते थे। इसकी खोज किसने की थी? तो भाई साहब बीज रिंक ने की थी 1890 में। इन्होंने पहली बार जो है लेग्यूम प्लांट्स में की जड़ों में जो है एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा जो कि जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता था। उसे इन्होंने नाम दिया था बैसिलस रेडिसिकोला, जिसे आज के टाइम पर आप राइजोबियम के नाम से जानते हो। तो ये किसने खोजा था? MW बीज रिंक ने खोजा था। ठीक है। रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंट स्टेशन, ये हमारा जो है JB लावेस और JH गिलबर्ट द्वारा 1847 में जो है स्थापित किया गया था, रोथमस्टम एक्सपेरिमेंट स्टेशन। इसके बाद फाउंडर और फादर्स की बात कर लें तो फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक की बात करें तो JB वॉसेनगॉल्ट भाई साहब। ठीक है। फील्ड प्लॉट टेक्निक JB वॉसेनगॉल्ट की है। फादर ऑफ पेडोलॉजी VV डाकुचेव हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर KL चड्डा हैं। टीलेज और वीट साइंस के फादर जेथ्रो टूल ही कहे जाते हैं। तो भाई साहब सॉयल टेस्टिंग के फादर ML ट्रॉक कहे जाते हैं। और सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के फादर SN विनोग्रेडस्की कहे जाते हैं। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जस्टिस वान लीबिंग कहे जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अच्छा मैं बता दूं आपको, अगर बिल्कुल फोकस करना है तो किस पे करना है? क्रॉपिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से याद करना है, SS बेंस ने दिया था। ठीक है। इसके बाद CRI स्टेज को अच्छे से याद करना कि BL भारद्वाज ने दिया है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इन दोनों को भी अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है। इसके बाद IW/CP रेशियो भी याद रखना है, परिहार एटाल ने दिया था। H4 कॉटन CT पटेल का है, जया शास्त्री ने बनाई थी। लॉ ऑफ मिनिमम आपका जो है जस्टिस वान लीबिंग का है। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू कॉन्सेप्ट डी नटाल ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियडिज्म भी इंपॉर्टेंट है, गार्डनर और लार्ड का। वर्नलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लाइसेंको का। पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम की खोज की थी बीजरिंक ने, ये इंपॉर्टेंट है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इधर के 5-6 फादर जो दिए हैं ये सारे के सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब आ जाओ ज़रा एग्रोनॉमी पे। तो कह रहे हैं एग्रोनॉमी क्या भला है? टर्म कह रहे हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। नॉमी जहाँ आ जाए आप समझ जाओ ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। एग्रोस और नॉमस दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब फील्ड होता है, नॉमस का मतलब मैनेजमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जब पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई थी, ज़मीन की मात्रा जो है सीमित है। पॉपुलेशन धीरे धीरे जब बढ़ रही थी तो हमको आवश्यकता पड़ा कि हम इसी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। इसके लिए हमको फील्ड के मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी, तभी जो है एग्रोनॉमी नाम की एक विषय सामने आई लोगों के। ठीक है। डिफिनेशन की बात करें, कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कह सकते हैं, जिसमें हम ऐसे मेथड्स को अध्ययन करते हैं जो फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें क्रॉप और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है। क्रॉप की हायर प्रोडक्टिविटी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रदान करें, ऐसे मेथड्स को हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटल जो है ये सब्सिटेंस, पहले का प्राथमिक एग्रीकल्चर जो पुरानी एग्रीकल्चर थी वो कैसी थी? तो सब्सिटेंस फार्मिंग थी। सब्सिटेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह। तो पहली कृषि जो होती थी वो किस लिए होती थी भाई? हम लोग क्यों उत्पादन करते थे एग्रीकल्चर के? कि हमको जीवन निर्वाह करना होता था, हमको जो है ध्यान देना है कि भाई साहब खाने भर का अनाज हम पैदा कर लें, इसके लिए एग्रीकल्चर होती थी। तो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में अभी भी यही सब्सिटेंस फार्मिंग ही होती है, जो है कॉमर्शियल फार्मिंग कैश क्रॉप के लिए जो है बहुत कम उत्पादन अभी भी होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि भाई साहब हमारे पास लैंड साइज़ ही नहीं है। जब हमारे पास ज़मीन ही कम है तो हम सब्सिटेंस फार्मिंग ही ज़्यादातर कर ही पाएंगे। तो सब्सिटेंस फार्मिंग का मतलब अगर आपको पता होगा तो सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी। इसका मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है। फिर इसके बाद पीटर डी क्रिसन जी, नाम सुना ही होगा। ठीक है। 1230 से 1307 AD के आसपास जो है ये इन्होंने काफ़ी सारे लिटरेचर्स लिखे एग्रोनॉमी के, और इसमें सबसे फेमस बुक इनकी जो हुई ओपस रूरालियम कामोडरम जो है नाम की ये किताब हुई। पहली एग्रोनॉमी की किताब थी, इसलिए फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन्हीं को कहा जाता है। पहली किताब थी जिसमें फील्ड को मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है इन्होंने प्रोवाइड करी थी। ओपस रूरालियम कामोडरम। ठीक है। पीटर डी क्रिसन जी को इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसके बाद आते हैं वान हेलमेंट। वान हेलमेंट ने मेन प्रिंसिपल दिया था जो है वेजिटेशन इन वाटर। वेजिटेशन इन वाटर के लिए जो है पानी के अंदर जो है वेजिटेशन की बात में जो है वान हेलमेंट ने कई सारे जो है प्रिंसिपल प्रदान किए थे। फिर आते हैं जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल ने किताब लिखी थी हार्ड सोइंग हस्बेंड्री नाम की, इनकी बुक पूछी जाती है। शब्द दिया था वीड और जीरो टीले, जिन्होंने शब्द दिया था। फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से इनको जाना जाता है। वीड साइंस को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद आते हैं आर्थर यांग। आर्थर यांग की किताब का नाम है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें इन्होंने जो है
पॉट कल्चर के विषय में कई सारे एक्सपेरिमेंट करके और जो है उसमें पोल्ट्री डंग, लिटर, गन पाउडर जैसी चीज़ों को मिलाकर जो है एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने एग्रीकल्चर में इन सारी चीज़ों को यूज़ करके उनके फ़ायदे और नुकसान के विषय में समझाया था। और इसकी 46 वॉल्यूम अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर की आर्थर यांग की ये किताब है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे साइंटिफिक अप्रोच ऑफ फार्मिंग, जो है 1840 के बाद ही स्टार्ट हुआ, जब जस्टिस वान लीविंग की एंट्री होती है। और इन्होंने जो है क्या प्रदान किया था जस्टिस वान लीविंग ने, अभी आपको हमने यहाँ पर समझाया था जस्टिस वान लीविंग के रिसर्च के बारे में। क्या दिया था इन्होंने? लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ मिनिमम। क्या होता था लॉ ऑफ मिनिमम जो इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया है, जो मैंने बताया यहाँ पर 1840 में, चूँकि जस्टिस वान लीविंग ने लॉ ऑफ मिनिमम प्रोवाइड किया है। क्या था लॉ लीविंग का लॉ? इसमें इन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा होता है कि जो मिनिमम का मतलब क्या है? न्यूनतम। न्यूनतम का नियम है ये। लॉ ऑफ मिनिमम है, न्यूनतम का नियम है। न्यूनतम का मतलब है, कह रहा है कि जो एलिमेंट सबसे कम होगा, जो एलिमेंट सबसे कम होगा वही सर्वाधिक प्रभावित करेगा। वही सर्वाधिक प्रभावित करेगा किसको? वही सर्वाधिक प्रभावित करेगा उत्पादन को। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप खिचड़ी बनाने बैठे हो, आपके पास बढ़िया 1000 लीटर टैंकर पानी का भरा हुआ है और आपके पास जो है एक बोरी चावल, एक बोरी दाल रखा हुआ है, गैस आपकी फुल भरी हुई है, लेकिन आपके पास चम्मच क्या है? एक चम्मच ही नमक है। अब नमक आपके पास चूँकि एक ही चम्मच है, तो आप खिचड़ी कितनी बना पाओगे? ठीक ठाक खिचड़ी आपको बनानी है तो आप उतनी खिचड़ी बना पाओगे जितनी उस एक चम्मच नमक डालने के लिए आपके पास खिचड़ी होगी। तो जो मिनिमम आपके पास एलिमेंट हुआ उससे वही क्या किया? उत्पादन को डिसाइड किया। ऐसे ही आपके पास मान लो सारी चीज़ें, नमक भी पूरी भर के, लेकिन चावल आपके पास एक ही कटोरी है, तो आप खिचड़ी कितनी बना पाओगे? जितनी एक कटोरी चावल से बन पाएगी। तो इसी तरीके से जो हमारा सबसे लीस्ट एलिमेंट होता है वो उत्पादन को डिसाइड करता है। इसी को जस्टिस वान लीविंग ने क्या कहा था? लॉ ऑफ मिनिमम कहा था। 1840 में इसी को प्रोवाइड किया था। यहीं से साइंटिफिक अप्रोच एग्रीकल्चर का स्टार्ट होता है। अभी मैंने बताया था लीफ एरिया इंडेक्स प्रोवाइड किया था किसने? वाटसन ने 1948 में। ठीक है, क्या होता है लीफ एरिया इंडेक्स? टोटल लीफ एरिया अपान ग्राउंड एरिया। कह रहे मान लो ये हमारा खेत है, इस खेत पे एक ये प्लांट लगा है, एक ये प्लांट लगा है। अब टोटल ग्राउंड एरिया तो हमारा ये हो गया। ठीक है, प्लांट हम यहाँ इतने एरिया में 2 ही लगा पाए हैं, और लीफ एरिया इसमें कितना होगा? लीफ एरिया तो हमारा इतना हुआ, चूँकि भाई कवर कितना है लीफ का एरिया? इतने तो कवर है, तो ये हो गया लीफ एरिया। बाकी हमारा बचा हुआ क्या है? एक्स्ट्रा है। तो टोटल लीफ एरिया हमारा जो है अपान पूरा ग्राउंड एरिया, टोटल को हम काउंट करेंगे, लीफ एरिया और जो छूटा हुआ है दोनों को मिला के। इसको अगर हम निकालेंगे तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। वाटसन ने 1948 में इसे बताया था। ठीक है, अच्छा, फिर LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या बताता है? ये बताता है कि जो इंटर क्रॉप हम ले रहे हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। इंटर क्रॉप्स क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक फसलें अगर एक खेत में आप उगा रहे हो और उसमें हमने एक रेशियो भी रखा है तो उसे आप इंटर क्रॉप कह देते हो। ठीक है, मिक्स क्रॉप में हम लोग रेशियो नहीं रखते हैं, 2 या 2 से अधिक फसलें तब भी उगाते हैं, बस छिड़कवा विधि से बो देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसका फ़ायदा नुकसान कैसे हमको पता चलेगा? तो इसके लिए हमने कहा कि भाई साहब मान लो 1 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन थी और इस 1 हेक्टेयर ज़मीन में आप पहले गन्ने की खेती करते थे नॉर्मली। ठीक है, तो गन्ना हमारी इकलौती फसल, एक इकलौते के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सोल मतलब इकलौती, एक। ठीक है, अच्छा, फिर हमने तो गन्ने का उत्पादन कुछ होता था, मान लो 1000 रुपये का उत्पादन होता था। 1000 रुपये गन्ना हम लोग जो है 1 हेक्टेयर में पैदा कर लेते थे, मान के चलो। अब हमने इसके बाद आलू उत्पादन स्टार्ट कर दिया गन्ने के साथ में, आलू प्लस गन्ना हमने लगा दिया। चूँकि ये सिनर्जेटिक क्रॉप्स हैं, एक दूसरे को फ़ायदा करती हैं, तो ये हमेशा क्या होगा? उत्पादन को बढ़ाएंगी। तो इसमें होता क्या है कि गन्ना 1000 का 1000 पैदा होता रहा और आलू भी हमने 200 रुपये का पैदा कर लिया। ठीक है, तो अब उत्पादन में प्रॉफिट हमको देखना है। तो भाई साहब पहले 1000 का गन्ना, 200 का आलू, और पहले होता था हमारे पास सिर्फ 1000 का गन्ना, तो हमने देखा कि 1200 बटे 1000 आ गया। अगर हमने निकाला तो ये 1.2 आ जाएगा। तो ये क्या है? 1 से ज़्यादा है। तो जब भी LER आपका जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है? इंटर क्रॉप लेना बेनिफिशियल है। जब 1 के बराबर होता है, इसका मतलब है कि इंटर क्रॉप लो चाहे ना लो, सोल क्रॉप के बराबर ही उत्पादन, आपका बराबर ही फ़ायदा है। और 1 से कम होने का मतलब है कि इंटर क्रॉप आपकी क्या है? नुकसान में है, लॉस में है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो अब इसको समझ लो क्या लिखा है इन्होंने। इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाई बाय द सोल क्रॉप
दैट इज़ रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन द इंटर क्रॉप। कंपेयर कर रहे हैं तो इन्होंने बता दिया यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। ठीक है, ये फार्मूला हो गया LER का। इसमें बता दिया इन्होंने कि जो है कह रहे हैं जब LER जो है 1 से ज़्यादा होगा तो इंटर क्रॉप बेनिफिशियल है। अगर LER 1.10 आया है इसका मतलब 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, इसे समझ में आ ही गया है, मैंने समझा दिया इतना अच्छे से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, फसल सघनता के नाम से जाना जाता है। क्या भला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है बच्चा टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया गुणे 100। अब टोटल क्रॉप्ड एरिया की बात कर लें। देखो टोटल क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या हो, नेट कल्टीवेटेड एरिया हमारा जो होगा, मान लो आपके पास टोटल ये ज़मीन है, ठीक है, टोटल ये ज़मीन है आपकी, ठीक है। इस ज़मीन पे आप जितनी बार, अब एक साल में हम 4 बार फसल ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं इसी ज़मीन पे। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारा मान लो 100 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास टोटल है। अब इस 100 हेक्टेयर ज़मीन पे हम पूरी पर फसल लगाते हैं, पहली बात तो 100 हेक्टेयर पे लगाई भी करें हैं, साथ में इसमें से 20 हेक्टेयर पे हम दूसरी बार भी फसल लगा दी है, यानी 2 फसलें ले ली हैं। ठीक है, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारा हो गया 120। ठीक है, और जो हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया है हमारा 100 था, तो ये हो जाएगा 120, 100 से भाग कर दिए तो 120 आ गया। इसका मतलब क्रॉपिंग इंडस्ट्री हमारी 120% हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही भारत की क्रॉपिंग इंडस्ट्री अब 142 के आसपास हो गई है अभी, 142 के आसपास हो गई है अभी। ठीक है, तो 135 में दिया है लेकिन 140-42 के आसपास अभी हो गई है। एग्जैक्ट डाटा थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन 140-42 के आसपास तो अपनी हो ही गई थी। ठीक है, 142% का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है तो मतलब 100 हेक्टेयर पे तो हम एक बार खेती करते ही हैं, साथ में 42 हेक्टेयर ऐसा है जिसपे हम दूसरी फसल लगा लेते हैं, या ऐसा कह सकते हो कि भाई 40 हेक्टेयर ऐसा है जिसपे हम दूसरी फसल लगाते हैं और 2 हेक्टेयर ऐसा है जिसपे हम तीसरी फसल भी ले लेते हैं। तो कुल मिला के तीनों को काउंट कर लेंगे तो हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया है, टोटल जितना लैंड होता है वो नेट क्रॉप्ड एरिया होता है, 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकल आएगा। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारा हमेशा परसेंटेज में निकलता है, 135% था, अब लगभग बढ़ के ये 140-42 के आसपास हो गया है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या भला है फिर? क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि भाई साहब ये आपकी ज़मीन है, ये ज़मीन है आपकी, ज़मीन आपने फिक्स रखी है, पहले आपने जो है यहाँ पर राइस लगाया है, फिर खरीफ में आप राइस लगाए थे, रबी में आपने यहाँ पर व्हीट लगा दिया है, फिर आप फसल को चेंज करते जाते हो मौसम के अनुसार। अगले साल आपने खरीफ में जो है मक्का लगाया है, तो फसल को जब आप चेंज करते हो तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कह देते हैं। इन क्रॉप रोटेशन लैंड जो है फिक्स होती है, क्रॉप रोटेट हो जाती है ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। आफ्टर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप द नेक्स्ट ईयर, कह रहे हैं एक साल आप सीरियल लगा दो, अगले साल आपने दालें लगा दी, तो इसे क्रॉप रोटेशन कह दोगे आप। इट मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। जब आप फसल को बदलते रहते हो तो होता क्या है, जो मिट्टी आपकी है इसको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हर फसल को। अब पहली फसल आपने लगाई थी, इस फसल ने मान लो ये फसल ऐसी थी कि ये नाइट्रोजन को ज़्यादा खींचती थी और ये नाइट्रोजन को ऊपर वाली सतह से खींचती थी। ठीक है, फास्फोरस को लेती थी, पोटेशियम को कम लेती थी। अगली साल आपने फसल लगाई तो वो पोटेशियम को लेती है, जो नाइट्रोजन ले रही है वो ज़्यादा गहरी जड़ वाली है तो ज़्यादा गहराई से ले रही है, पानी ज़्यादा गहराई से ले रही है। ज़्यादा गहरी जड़ वाली जब आपने फसल ली तो ऊपर वाला नाइट्रोजन बच जाएगा अगली फसल में, तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति ज़्यादा मेंटेन रहती है, बेहतर रहती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने बताया इससे क्या होगा, इरोजन भी कम हो जाए, सॉइल इरोजन कम होगा, कंजर्व होगा मॉइस्चर भी, और पेस्ट वगैरह भी। चूँकि मान लो आपने जो फसल लगाई है, पहले मान लो आप सीरियल्स लगाए हो, अब सीरियल में कोई सीरियल वाला इंसेक्ट लगता है हमेशा, तो आपने गेहूँ, धान के बाद गेहूँ लगा दिया, गेहूँ के बाद फिर धान लगा दिया, गन्ना लगा दिया, सीरियल वाली सारी फसलें हैं, तो ये इंसेक्ट बदल बदल के खाते रहेंगे आराम से, इनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन आप सीरियल्स में दाल लगा दोगे, तो सीरियल के बाद दाल लगा दोगे तो दाल वाली फसल को कोई खाना नहीं पसंद करेगा, सीरियल वाला कीट, तो ये आपकी फसल बच जाएगी। और उसके बाद फिर आपने अगली साल सीरियल लगा दिया तो दाल वाले कीट आपके बच्चे हुए थे, वो आपके सीरियल्स को नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्रॉप रोटेशन करके पेस्ट और डिजीज से भी बच सकते हो। ठीक है, अच्छा, क्रॉप रोटेशन हो गया था। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी फिर क्या होगा, तो नंबर ऑफ ईयर इन अ क्रॉप रोटेशन और नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन। अच्छा, तो कह रहे हैं भाई साहब आपने मान लो 2025-26 में 3 फसलें लगाई हैं। ठीक है, ये 3 फसलें लगाई हैं, तो 3 हो गया, कितने साल में लगाई, 1 साल में लगाई हैं, गुणा करवा दिया आपने कितने से, 100 से, कितना आ गया, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आपकी हो गई 300%। कुल मिला के
कितने साल में नंबर ऑफ ईयर्स नीचे रखना है और कितनी फसलें आपने लगाई ऊपर रखना है, 100 से गुणा करवा देना है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्रॉप रोटेशन दिया है 1 साल का, 1 साल में आपने पहले चावल लगाए, फिर उसी साल में आपने क्या लिया, मटर लगा दिए। ठीक है, चावल और मटर की खेती आपने 1 साल में करी है, फसलें कितनी ली हैं, 2, साल कितना लगा है 1, 100 से गुणा करा है, कितना क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो गया, 200%। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही अगर बात करें हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, आपने 2 साल का फसल चक्र लिया, यहाँ पर ग्राउंडनट लगाया, गेहूं लगाया, फिर 1 साल में पूरा गन्ना लगाया, 3 फसलें ली, साल 2, 100 से गुणा किया, कितना हो गया, 150% हो गया। क्लियर। 3 साल का फसल चक्र आपने लेके देखा, आपने चावल लगाया, पोटैटो लगाया, शुगर केन लगाया, अरहर लगाया, व्हीट लगाया, कितनी फसलें, 1 2 3 4 5 फसलें 3 साल में, 100 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 166 के आसपास आ जाएगा, 166% हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप जो है क्रॉप रोटेशन निकालोगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मैं दे देता हूँ, याद रखना, अगर आप यहाँ पर हरी खाद लगाते हो, हरी खाद के लिए कोई फसल लेते हो, जैसे मान लो ढैंचा सनई आपने लगाया, उसको आप फसल में काउंट नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पर इंटर क्रॉप लगाई है, यानी आपने मान लो यहाँ पर गेहूं और सरसों एक साथ लगाया है, यहाँ पर मान लो ये ऐसे प्लस लगा होता ना, अगर इंटर क्रॉप का मतलब प्लस लगेगा, यानी व्हीट प्लस मस्टर्ड यहाँ पर आपने लगाया होता, तो इसको हम एक फसल ही काउंट करते, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसको हम एक क्रॉप ही काउंट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसको 2 फसलें काउंट हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लें, ये क्लियर हो गया, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये ईयर्स आपको दिए हैं यहाँ पेपर में, अगर आए तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो ईयर्स देंगे, आपको ये पता होना चाहिए लगभग कि कौन सी फसलें कितना समय लेती हैं। जैसे गन्ना है, केला है, ये 1 साल की फसल होती हैं, तो ये जब भी कभी काउंट होंगी तो 1 ईयर इनके लिए काउंट होगा। और बाकी 2 फसलें आपकी पोटैटो और ये दिया है तो आप इसको 1 साल में कर सकते हो। अगर छोटी कोई फसल दी है, दलहनी फसल दे दी है और 3 फसलें दी हुई हैं, तो आप उसको जो है 1 साल में ही तीनों को भी काउंट कर सकते हो। अगर कोई 2-3 महीने की फसल जैसे मान लो उसमें दे दी है, मिर्च वगैरह दे दिया है, तो 2-3 महीने की फसल होती है, तो उसी साल में उसको काउंट कर सकते हो, समय बचा के आप कर लोगे। ठीक है, तो 2 साल करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, कई बार ईयर्स नहीं दिए होते, तब आपको ये ध्यान रखना होगा, छोटा छोटा। ठीक है। अच्छा, क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, इट रिफर्स अ क्रॉपिंग पैटर्न एंड यूज्ड अ फार्म देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्स एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेज एंड अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। क्रॉपिंग सिस्टम में मैंने बताया कि भाई साहब, क्रॉपिंग सिस्टम एक ऐसा पैटर्न होता है क्रॉपिंग का, इसमें हम फार्म में दिए हुए जितने भी हमारे फार्म रिसोर्सेज हैं उनका हम बेहतर उपयोग करना है, अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी का ध्यान में रखते हुए। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका सबसे बेहतर मैनेजमेंट करके हमको जो है क्रॉपिंग पैटर्न को चूज़ करना ही क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है। ठीक है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब होता है, किसने दिया था हार्वेस्टिंग इंडेक्स, बताया था मैंने अभी, डोनाल्ड ने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। क्या होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स? हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है बच्चा इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 आप कह सकते हो, या वाई अपॉन ई, नहीं वो तो अच्छा वो हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। अब बायोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिकल यील्ड में क्या अंतर है समझो ज़रा। देखो, जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल यील्ड की, तो प्लांट हमारा ये जड़ है, ये हमारा प्लांट तैयार हुआ, इस प्लांट पर बालियाँ आई, पत्तियाँ लगी हैं, और पत्तियाँ आई कुछ बालियाँ भी लगी हुई हैं जिस पे दाने लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो प्लांट है ये हमारा क्या है, एक बायोलॉजिकल यील्ड है। और इस प्लांट में जो हमारा उत्पादन है वो क्या है, वो तो हमारी ये बालियाँ ही थी जिस पे दाने लगे हुए थे, तो ये हमारा क्या है, ये इकोनॉमिक यील्ड है। दाने हमारे इकोनॉमिक यील्ड है, पूरा प्लांट बालियों सहित पूरा प्लांट हमारा क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड है। तो जब हम इकोनॉमिक यील्ड बटे करते हैं क्या, बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड बटे करते हैं बायोलॉजिकल यील्ड, और उसका गुणा करवा दें 100 से, ठीक है, या ऐसे साधारण शब्दों में कह लो, और साधारण शब्दों में कहें, दाना बटे दाना प्लस भूसा गुणे 100। रेड पेन से करते क्लियर होगा। तो मैंने क्या कहा, दाना बटे दाना प्लस भूसा गुणे 100, यानी होल प्लांट ऊपर दाना कर लो, 100 से गुणा करवा दो, ये हो गया आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स। इससे पता चलता है कि जो है हमारा उत्पादन में दाना कितना पैदा हो रहा है, और सिंक, या फिर और साधारण एक फार्मूला कह सकते हो, सिंक अपान सोर्स इंटू 100, ये भी एक शब्द आ जाता है, इंटू 100।
अब सिंक क्या बला है? सिंक का मतलब होता है दाना, जो आपका इकोनॉमिक यील्ड है। सोर्स हमारा होता है होल प्लांट, जिसमें हमारा दाना और भूसा दोनों शामिल होगा, उसे आप सोर्स कह दोगे। जो उत्पादन में हेल्प करता है, ठीक है, जो है फोटोसिंथेसिस करता है, वो सब क्या हो जाता है? सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ भी कह सकते हो आप। द इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ CO2 टू फॉर्म फोटोसिंथेसिस, कह रहे CO2 का एसिमिलेशन करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कितना दाना उत्पादन हो रहा है, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स के माध्यम से या कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के माध्यम से पता चल सकता है। और ये हमारा इकोनॉमिक यील्ड अपन बायोलॉजिकल इंटू 200 करके निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स सिमिलर होती है किसके? पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हार्वेस्टिंग इंडेक्स अलग अलग फसलों का देखा जाए तो सबसे कम अगर देखा जाए तो दलहन का होगा, दालों का जो है सबसे कम होता है। और दालों में भी सबसे कम आपको अरहर का देखने को मिलता है, 0.19% ही सिर्फ होता है किसका? दलहन का क्रॉपिंग इंडेक्स। ठीक है, और उससे भी कम किसी का है नहीं है। देखो सबसे कम दलहन का होगा, दलहन में भी अरहर का बहुत कम है। पल्सेस का 0.3 एवरेज होता है, कॉटन का भी 0.3 एवरेज है, लेकिन अरहर की बात करोगे तो 0.19 ही है। ठीक है, व्हीट का 0.4 है, मेज़ का 0.5 है। देखो उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादकता इसकी होगी पोटैटो की होगी, 0.82% है, यानी 82%। चूँकि हम लोग इसका सोर्स ही जो हमारा है मेन आलू ही होता है। ऊपर प्लांट कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है, आलू बड़ा सा होता है। तो भाई ये जो पोर्सन है ये 82% होगा, इसी का हम उत्पादन करना चाहते हैं। तो हमारे लिए जो दाना होगा, जो सिंक होगा, वही क्या हो जाएगा? पोटैटो हो जाएगा। बाकी बचा हुआ प्लांट सोर्स होगा, तो वो कितना होगा? छोटा सा ही होता है। बाकी सब प्लांट में भूसा वगैरह जो है, देखो 50% राइस में क्या है? 0.5 का मतलब 50% राइस और मेज़ दोनों में 0.5 है, मतलब 50% भूसा 50% दाना। ठीक है, गेहूँ में 0.4 है, यानी 40% दाना है, 60% भूसा है। ठीक है, पल्सेस में 0.3 यानी 30% ही दाना होगा और 70% क्या होगा? भूसा होगा। ऑयल सीड में भी 0.3 है, कॉटन में भी 0.3 है। गन्ने में 0.27 होता है, 0.27 नहीं 27% ही क्या होता है? जो हमारा दाना होता है। अच्छा, इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ सीड्स की बात करके चल रहे हैं, तब जब हम सीडलिंग के लिए ले रहे हैं। लेकिन वैसे तो जब हम नॉर्मल होल गन्ने की बात करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा क्षेत्र जो है उत्पादक हो जाता है। जब हम सीड के तौर पे बात कर रहे हैं शुगर केन का, तब 0.27% होता है। फिर भी सबसे कम आपसे पूछेगा तो किसका हो जाएगा? अरहर का हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, दालों में थोड़ा सा कम होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, इसलिए दालों की खेती जो है भारत में कम की जाती है, ये भी एक रीज़न है। कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 मैंने अभी बताया था, सेम चीज़ है। कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस और हार्वेस्टिंग इंडेक्स एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। सोर्स का मतलब मैंने बता दिया, जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, जनरली जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम इसमें रखते हैं। सिंक की बात करें, जहाँ फोटोसिंथेट का एक्यूमुलेशन होता है, जो उत्पादन हुआ है वो जहाँ संचित होता है उसे सिंक कहा जाता है। सामान्यतः दाने में संचित होता है। कई बार जो है ऐसा हो सकता है कि स्टेम में हो या रूट में हो या पत्तियों में हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टेम में आप आलू ले सकते हो, रूट में आप चुकंदर ले सकते हो, पत्तियों में आप पालक ले सकते हो। ये भी जो है सिंक हो सकते हैं जहाँ पर खाना स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ सीड स्टोरेज ऑफ फूड जहाँ पर होगा, फोटोसिंथेसिस से बना हुआ खाना जहाँ स्टोर होता है उसे आप सिंक कहते हो, और जो फोटोसिंथेसिस करता है उसे आप सोर्स कहते हो। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेंगे सोरघम सिकनेस क्या बला है। दिस इज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। कह रहे भाई साहब ये क्या है? आने वाली फसल को नुकसान पहुंचाता है और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को रोक देता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन को कॉज करता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं प्राप्त हो पाएगा अगली फसल को, ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। कार्बन सिकनेस होता क्या है? देखो, जब सोरघम हम लोग लगाते हैं, ज्वार, सोरघम बाई कलर्स, ज्वार जब आप लगाते हो खेत में, तो ज्वार का जो CN रेशियो है वो बहुत हाई है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बहुत हाई है। और जिस फसल का कार्बन नाइट्रोजन, जिस चीज़ का CN रेशियो हाई होगा, उसको सड़ने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, CN रेशियो हाई होने का मतलब है सड़ने में समय लगेगा, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। सड़ने में समय ज़्यादा लगेगा तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी अगली फसल में, क्योंकि इसको सड़ाने में नाइट्रोजन सॉइल का यूज़ हो रहा है। तो अगली फसल में हमको 25% ज़्यादा नाइट्रोजन देना पड़ता है फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज के टाइम में, जो अगली फसल हम लगाते हैं उसमें। ठीक है, क्या लिखा है? लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, अगली फसल में नुकसानदायक प्रभाव ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, द स्टबल ऑफ सोरगम, कह रहे हैं जो सोरगम का जो स्टबल है, अवशेष हैं बचे हुए, टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, उनको सड़ने में ज़्यादा समय लगता है। वाइड CN रेशियो के कारण, ज़्यादा CN रेशियो के कारण,
हैंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सॉयल नाइट्रोजन गेट ब्लॉक्ड, इसलिए डिकम्पोजिशन के समय सॉयल नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, टेम्परेरली इमोबलाइज्ड हो जाती है, टेम्परेरली वो प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाई शोइंग अर्ली नाइट्रोजन डिफिशियंसी, इसलिए प्रारंभिक अगली फसल में शुरुआत में नाइट्रोजन की कमी आपको प्रदर्शित होगी। सिम्टम्स ड्यू टू द वाइड CN रेशियो इन सोरघम रेसिड्यूज, क्यों होता है? क्योंकि CN रेशियो बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू रिड्यूस सोरघम, इस सोरघम सिकनेस इफेक्ट को अगर कम करना है तो 25% मोर नाइट्रोजन देना पड़ेगा आपको जब पहला फर्टिलाइज़र डोज आप दे रहे हो सक्सीडिंग क्रॉप में, यानी अगली फसल में। सोरघम के बाद जो आपने फसल लगाई है उसमें अगर आप जो है 25% ज़्यादा नाइट्रोजन दोगे तो जो है उत्पादन पे सोरघम सिकनेस के इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे आपको, या कम दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें अगली यूनिट है यूनिट 2, देख लो इसको भी। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या वाला है? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? देखो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर जो है पूरी सिंचाई की व्यवस्था है, इरिगेशन एकदम चौकस है। एक ऐसी जगह होगी जो सिंचाई पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारी वो चीज़ होती है जो एंटायरली रेनफेड कंडीशन पर डिपेंड करती है। ड्राई लैंड देखो, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। जब DLA लिखा होगा, ध्यान देना, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो पढ़ते हैं ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं लिखेंगे, अच्छा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो पहला पढ़ते हैं ड्राई फार्मिंग, दूसरा पढ़ते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है ये, ड्राई लैंड फार्मिंग है, और एक बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, 3 प्रकार का हो गया। ड्राई फार्मिंग कहाँ पर होती है? जहाँ पर बरसात 750 mm से कम हो रही है। ड्राई लैंड फार्मिंग कहाँ होती है? जहाँ 750 से लेके 1150 mm के आसपास बारिश हो रही है। और रेनफेड फार्मिंग कहाँ होती है? जहाँ 1150 mm से अधिक बरसात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर करते हैं। जरा समझते चलो। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में सब समझते थे ना। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बड़ा चीज़ है, ड्राई लैंड फार्मिंग छोटी चीज़ है, कंफ्यूज ना हो जाना। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमने कहा जब रेनफेड कंडीशन में खेती करें तो उसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें पहला मैंने बताया ड्राई फार्मिंग है। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल कितना है? 750 से मैंने बताया था 750 mm से कम है, तो उसे आप कह रहे हो ड्राई फार्मिंग। क्रॉप फेल्योर यहाँ पर देखने को बार बार मिलेगा। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल होता है क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है, क्रॉप पीरियड में मोस्ट कॉमन है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्रॉप फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिड रीजन, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होगा, एरिड रीजन होगा, वहाँ पर करेंगे, जहाँ पर मॉइस्चर कंजर्वेशन की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती रहेगी। हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होगी। और अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम यहाँ पर खूब देखने को मिलता है कि भाई साहब इस साल हमने इस ज़मीन पे खेती कर ली और अगले साल हम दूसरी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। ज़मीन को पड़ती छोड़ना जो है यहाँ पर सामान्यतः देखने को मिलता है, जिससे मॉइस्चर कंजर्वेशन ठीक ठाक बना रहे। ठीक है, अच्छा, ड्राई लैंड फार्मिंग फिर क्या बला है? यहाँ पर जो है आप देखोगे 750 से ज़्यादा हो रही है, लेकिन 1150 से कम हो रही है। इसका मतलब ड्राई लैंड में क्या होगा? 750 से 1150 mm के आसपास बारिश होगी, वहाँ पर हम इसकी खेती करेंगे। ठीक है, अच्छा, मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पर किए जाते हैं कि फॉर द ड्राई लैंड फार्मिंग सेमी एरिड रीजन, वो था एरिड, अब ये हो गया सेमी एरिड। ठीक है, वो शुष्क था, ये हमारा अर्ध शुष्क हो गया। ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटीज, यहाँ पर हमको देखो क्या होगा, ये एकदम सूखा है। सूखी जगह जहाँ पर होगी वहाँ पर किस चीज़ की हमको आवश्यकता होगी? वहाँ पर हम ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे खेत में मॉइस्चर बनी रहे। तो हम यहाँ पर जो है मल्चिंग वगैरह ऐसी चीज़ें करेंगे जो मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कहलाएंगे। मल्चिंग कर लेंगे जिससे हमारी नमी बनी रहे, और भी जितनी भी हमारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, खासतौर पर मल्चिंग ही की जाती है। ड्राई लैंड फार्मिंग हमारी ऐसी खेती है जहाँ पर हमको जो है एक तो मॉइस्चर कंजर्वेशन की भी आवश्यकता है क्योंकि बरसात 750 mm भी हो रही है और 1150 तक भी चली जा रही है, तो हमको यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ड्रेनेज की भी आवश्यकता हो जाती है, जल निकासी की मौसम के अनुसार है सिस्टम कि भाई साहब हमको यहाँ पर जल निकासी की भी ध्यान देखना है कि जल भराव ना हो जाए, ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो है वो ना हो जाए,
मतलब सूखा ना पड़ जाए। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में हम लोग जो है सेमी एरिड रीजन में होती है, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी कर देते हैं थोड़ी बहुत, और ख़ासतौर पे जो काली मिट्टी होती है उस वहाँ पर हमको ड्रेनेज सिस्टम भी देखना पड़ता है, क्योंकि काली मिट्टी में जलभराव होने से वो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, सेल्फ जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, हार्ड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी अगर देखने को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में होगी तो वहाँ पर हमको ड्रेनेज फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें रेनफेड एग्रीकल्चर, तो रेनफेड में मैंने बताया था 1150 mm से ज़्यादा बारिश जहाँ होगी वहाँ पर रेनफेड एग्रीकल्चर होती है। और सीधी सी बात है, ह्यूमिड रीजन में ये होगी, ह्यूमिड रीजन में होगी। और यहाँ पर आवश्यकता किस चीज़ की होगी, अब बताओ, 1150 mm से ज़्यादा बारिश हो रही तो यहाँ पर मॉइस्चर रिटेंशन की आवश्यकता तो है नहीं, तो हम मॉइस्चर कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस तो यहाँ करेंगे नहीं, हमको आवश्यकता होगी जल निकासी की। तो यहाँ पर जो सामान्यतः प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, ड्रेनेज वाली होती हैं, जल निकासी वाली होती हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर एक और डिवीज़न आपको देखने को मिलता है, डिवीज़न जो है बदल गया भाई दूसरे तरीके से। तो वहाँ पर दो ही तरीके की खेती बताई, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग की बात करी। ड्राई फार्मिंग को हटा दिया, इन्होंने यहाँ बीच का एक रास्ता अपना लिया भाई, अलग अलग रिसर्च स्टेशन है, अलग अलग तरीके बता दिए। वैसे सामान्यतः 750 था, 750 से 1100 था, 1150 से ऊपर था। लेकिन अब ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करेंगे तो हमने कहा यहाँ पर 800 से कम कर देंगे, और रेनफेड की बात करेंगे 800 से ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी क्रॉप की बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन है वो प्रिसिपिटेशन यानी बरसात से ज़्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है पानी का, ठीक है। तो पानी की आपको ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पीईटी जो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन है वो प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण से ज़्यादा है। यहाँ बरसात ज़्यादा हो रही है और इवेपोरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर जो है पानी ज़्यादा दिखेगा आपको। 200 दिन से कम बरसात हो रही है, ग्रोइंग सीज़न यहाँ पर जो है 200 दिन से ज़्यादा फसल आप 200 दिन से कम ले पाओगे, यहाँ ज़्यादा ले पाओगे। यहाँ आपको खाली खेत छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। ग्रोइंग रीजन की बात करें तो एरिड है, सब एरिड है, थोड़ा बहुत सब ह्यूमिड की भी बात कर लेंगे। और ये हमको जो सिंचाई ज़्यादा जहाँ पानी हो रहा है 800 से ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड में देखने को मिलेगा। क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लें तो भाई साहब सिंगल या मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात कर सकते हैं। और रेनफेड फार्मिंग की बात करोगे तो डबल और इंटर क्रॉपिंग यहाँ पर जो है उगा सकते हो। भाई बरसात कम है तो सिंगल फसल आप ले रहे हो, या बहुत ज़्यादा मिक्स क्रॉपिंग ले लोगे, डबल और इंटर क्रॉपिंग आपको रेनफेड फार्मिंग में देखने को मिलेगी। विंड और वाटर इरोजन, यहाँ पर ज़्यादातर विंड इरोजन खास तौर पे देखने को मिलता है, और ड्राई रेनफेड कंडीशन में आपको ज़्यादातर वाटर इरोजन। अच्छा, यहाँ जब आप बात कर रहे थे तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ड्राई फार्मिंग में आपको विंड इरोजन, चूँकि एरिड रीजन है, रेगिस्तान में होगा तो विंड इरोजन देखने को मिलेगा। ड्राई लैंड फार्मिंग में विंड और वाटर दोनों इरोजन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रेनफेड फार्मिंग में आपको सीधे सीधे वाटर इरोजन ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। यूनिट 3 हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे। इसमें हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं 15, उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को।